So what I was talking to you is, I had finished up to what stoichiometry start हुआ था. हाँ क्या मैम मैंने स्टोइशियोमेट्री चालू कर दिया था. बट मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट नहीं सिखाया था, राइट? दैट इज वेयर वी विल स्टार्ट टुडे इज व्हाट आई रिकलेक्ट. नहीं मैम हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं सिखाया था. नहीं सिखाया था ना. तो नहीं. आई थिंक मुझे याद है कि लास्ट लेक्चर आपके बहुत सारे डाउट्स थे शायद, और वो डाउट्स करने में काफी सारा टाइम चला गया था, राइट? सारे असाइनमेंट्स के डाउट्स वगैरह हम कर रहे थे मे बी. तो लास्ट लेक्चर का कोई लास्ट प्रॉब्लम बता सकता है जो मैंने सॉल्व किया, सो दैट आई रिकलेक्ट वेयर आई हैड स्टॉप. फोर्थ असाइनमेंट 11th क्वेश्चन. वो तो बेटा डाउट वाला हो गया ना, वो नहीं बोल रहे. मेरे क्लास वर्क में डाउट का क्वेश्चन नहीं, वो तो मैंने असाइनमेंट आपको सॉल्व करके दी. मेरे क्लास वर्क जब भी चला होगा तो क्लास वर्क में मैंने कौन सा प्रॉब्लम लास्ट में करवाया था? Calculate the volume of CO2 produced at STP on combustion of 8 grams CH4 and 15 grams C2H6. ओके. तो ये मतलब जब भी मैंने स्टोइशियोमेट्री सिखाया होगा उसके बाद में ये एक ही प्रॉब्लम करवाया है क्या तुरंत? ये लास्ट प्रॉब्लम कराया था. ये एक प्रॉब्लम था. स्टोइशियोमेट्री के कितने प्रॉब्लम करवाए? इसके पहले कुछ करवाया मैंने प्रॉब्लम बेटा? टोटल आपने 8 कराए थे, 8 क्वेश्चंस कराए थे. 8 मैंने स्टोइशियोमेट्री पे ही करवाए हैं. हाँ मैम. तो फिर स्टोइशियोमेट्री तो अच्छे से करवा लिया था, है ना? बट आई हैव टू टीच यू दिस कांसेप्ट नाउ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. तो आज का लेक्चर वहां से स्टार्ट हो रहा है. स्टोइशियोमेट्री सिखा दिया था और स्टोइशियोमेट्री के बेसिक मैंने आपको प्रॉब्लम्स करवा दिए थे. अभी स्टोइशियोमेट्री में ही हमको और समझना है. वी विल अंडरस्टैंड मोर इन स्टोइशियोमेट्री. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. So let us understand what is this concept of limiting reagent. ये समझाने के लिए मैं बेसिक वही मीथेन वाला रिएक्शन लेती हूँ और आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझाती हूँ. तो combustion of methane example लेके we will understand this. So I'm just taking a reaction which we all know, combustion of methane. जिसमें we are having methane reacting with excess of oxygen, producing CO2 and water. ठीक है. और मैंने स्टोइशियोमेट्री समझाया था, तो इसका मोल रेशियो और सारे रेशियो आपको समझा दिए. तो इस रिएक्शन के लिए अगर 1 मोल मीथेन है तो उसको अगर कंप्लीटली रिएक्ट करना है, खत्म करना है, तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? 2 मोल. ये जो स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट हम लेते हैं उसका मतलब ये होता है कि दैट इज द अमाउंट दैट वी रिक्वायर टू फिनिश द रिएक्टेंट. 1 मोल मीथेन को कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन जरूरी होता है. और फिर उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल वाटर बनेगा. This is when we are doing the reaction as per stoichiometry. जब भी हम reaction as per stoichiometry करते हैं, ये तभी की बात है. What is the meaning of doing reaction as per stoichiometry? इसका मतलब मीथेन हमने 16 ग्राम्स लिया है. 1 मोल मतलब कितना लिया है? 16 ग्राम्स लिया है. और ऑक्सीजन हमने 64 ग्राम्स लिया है. तभी ये पूरा खत्म होगा मीथेन, तभी ऑक्सीजन भी पूरा खत्म होगा और CO2 जो बनेगा वो 44 ग्राम्स बनेगा और वाटर जो बनेगा वो 36 ग्राम्स बनेगा. ठीक है. तो ये हमने पढ़ लिया. दिस इज व्हाट इज एज पर स्टोइशियोमेट्री. अभी ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन इसी रिएक्शन पे पूछूंगी. ओके. द क्वेश्चन सेज
how much, how many grams CO2 is formed on combustion of 12 gram methane and 60 gram सोडियम। तो भी रिएक्शन वही है, बट अमाउंट बदल गई है। मीथेन का कुछ 12 ग्राम्स दिया है और ऑक्सीजन का कुछ 60 ग्राम्स दिया है। तो अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ओके जो रेशियो है वो एज पर स्टोइशियोमेट्री नहीं लग रहा है। ओके वो कैसे चेक करना है? सो लेट अस स्टार्ट हियर। हाउ डू आई नो कि इन दिस रिएक्शन ये जो मीथेन दिया है और उसके लिए एज पर स्टोइशियोमेट्री जितना ऑक्सीजन जरूरी है, क्या वो एज पर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है या नहीं है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम सेज दिस इज 12 ग्राम्स एंड दिस इज 60 ग्राम्स। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक समझा रही हूँ। यू नीड टू टेक वन रेशियो। दैट रेशियो इज, जो आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है प्रॉब्लम में, उसको आप स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो और एक रेशियो आएगा। अगर ये रेशियो दोनों रिएक्टेंट के लिए सेम आ रहा है, so whatever is this ratio coming for methane, same is coming for oxygen, the ratio of both the reactants are same, then they are in stoichiometric amount. तो ये रेशियो से क्या समझता है? If this ratio is same for both the reactants, then they are present in stoichiometric proportion या इन stoichiometric amount। तो अभी ये रेशियो मैं पहले बेसिक जो है ना उसके लिए मैं चेक करवाती हूँ। तो अगर मैं रिएक्शन इंस्टेड ऑफ 12 and 60, 16 ग्राम मीथेन है और 64 ग्राम O2 है, तो 16 ग्राम मीथेन मतलब कितने मोल्स है ये? 16 ग्राम से हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। So I need to take number of moles divided by stoichiometric coefficient which is 1. तो ये रेशियो मीथेन के लिए हो जाएगा 1/1 जिसका आंसर इज 1, और ये रेशियो ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 64 ग्राम्स is 2 mole upon stoichiometric coefficient is 2 and the answer is 1. तो ये रेशियो दोनों रिएक्टेंट के लिए सेम आ रहा है, और जब भी ये रेशियो दोनों रिएक्टेंट के लिए सेम आता है, ये जो अमाउंट है दैट इज एज पर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। मतलब अगर ऐसी अमाउंट हम ले ले तो इस रिएक्शन में मीथेन भी पूरा खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और फिर हमको एज पर कैलकुलेशन CO2 और वाटर मिल जाएगा। अभी जो मैंने प्रॉब्लम दिया है उसके लिए चेक करते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। So then first is I will need to calculate number of moles here. ये 12 को 16 से डिवाइड करूंगी तो number of moles आ जाएंगे। So how many moles I get of methane? It is 3/4. 3/4 moles of methane. That is 0.75 mole methane.
और मीथेन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो इस प्रॉब्लम में जो रेशियो है वो 0.75:1 आ रहा है, मतलब इसका आंसर आ गया 0.75। अभी यही अगर ऑक्सीजन के लिए भी आ गया तो इस प्रॉब्लम में भी बोथ आर एज पर व्हाट स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस या बोथ आर एज पर देयर स्टोइशियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट। तो अभी ऑक्सीजन के लिए मैं पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगी, तो उसके लिए हमको 60 को 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 upon 32 you will get the number of moles of oxygen. So when I divide 60 upon 32, it will be coming approximately, the answer is little less than 2 आता है, ये around 1.8 आता है. So what I am having is 1.8 moles of O2 और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 1.8 upon 2 का आंसर आ गया 0.9। मतलब अभी इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है क्या वो सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, द रेशियो इज नॉट कमिंग सेम। तो जब भी वो सेम नहीं आता तो उसका मतलब क्या होता है ये समझ ले। तो ये मैंने आपको समझा था व्हेन बोथ द ratios are same. Now the next point, if the ratio is not same, then obviously they are not as per stoichiometric amount. Then the reactants are not as per their stoichiometric अमाउंट नहीं है, वो स्टोइशियोमेट्री से जितना रिक्वायर्ड है उतने नहीं है। और अभी ध्यान दो, तो ऐसे रिएक्शन में क्या होगा, एज पर स्टोइशियोमेट्री होता है तो दोनों खत्म हो जाते हैं रिएक्शन में। अभी ये एज पर स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट नहीं है, मतलब दो में से एक खत्म होगा, कंज्यूम हो जाएगा टोटली, और दूसरा रिएक्शन में रिएक्शन के बाद भी there will be some amount remaining of that reactant. How do we know? जिसका रेशियो कम होता है, so this is less, this is more. When the ratio is not same, one ratio will be less, another will be more. तो जो कम रेशियो वाला होता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, वो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। I'll explain you what is the meaning of limiting reagent. But first I am telling you how to identify a limiting reagent. तो जिसका रेशियो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जिसका रेशियो ज्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि if the ratio is not same, then the reactants are not as per their stoichiometric amount, and the one with lesser ratio is limiting reagent. And the one with higher ratio is excess reagent. ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिफाई किया कि जब भी एज पर स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट नहीं होती
तो कैसे समझता है व्हाट इज लिमिटिंग, व्हाट इज एक्सेस। अभी उसके आगे लिमिटिंग का मतलब क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है a reactant which is less than stoichiometric requirement and which is going to get consumed, जो रिएक्शन में टोटली खत्म होगा उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, the one that will remain after the limiting reagent is over, या the one that will remain after the reaction is over। एक्सेस में है वो पूरा खत्म नहीं हो सकता। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो रिएक्शन में खत्म हो जाता है, और जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो रिएक्शन में खत्म नहीं हो पाता, that remains after the reaction. So I'm writing the definition of limiting reagent and excess reagent. We understood how to identify. तो अभी limiting reagent किसको कहेंगे, the one which is present in lesser amount, right? Present in lesser amount, gets totally consumed in a reaction. And most important point, तो ऐसे रिएक्शन में जब ये एज पर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं है, तो इसमें पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 फॉर्म, तो CO2 फॉर्म 44 ग्राम्स तो नहीं होगा। तो मुझे कैसे समझेगा, हाउ डू आई नो हाउ टू कैलकुलेट CO2 फॉर्म। क्या मुझे CO2 फॉर्म के लिए मीथेन के 0.75 मोल्स है तो CO2 0.75 बनेगा, या ऑक्सीजन के 1.8 मोल्स है तो ऑक्सीजन जब 2 होता है CO2 1 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1.8 है तो क्या यहाँ पे CO2 जो है वो 0.9 मोल्स बनेगा। मुझे CO2 का प्रोडक्ट का कैलकुलेशन किसको कंसीडर करके करना है, क्योंकि आंसर अलग आएगा। मीथेन को कंसीडर करूंगी, CO2 की अमाउंट अलग आएगी, क्योंकि CO2 और मीथेन में 1:1 रेशियो है। मीथेन 0.75 मोल है, आंसर ऑफ CO2 0.75 मोल है। ऑक्सीजन और CO2 में 2:1 रेशियो है, ऑक्सीजन 1.8 है तो CO2 0.9 हो जाएगा। तो मीथेन से चलोगे आंसर अलग आ रहा है, ऑक्सीजन से चलोगे आंसर अलग आएगा। This is what will happen when your reactants are not as per stoichiometric ratio। तो फिर हमको प्रोडक्ट किससे कैलकुलेट करना है, हमेशा आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आपको हमेशा आपका प्रोडक्ट आपको लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करना है। So always decide the amount of product form, okay, from limiting reagent। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। सो आई राइट हियर LR stands for limiting reagent, decides the amount of product form। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझा कि जब भी आपकी रिएक्शन एज पर स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट नहीं होगी, तभी जो लेस अमाउंट में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और सारे प्रोडक्ट के कैलकुलेशंस आपको लिमिटिंग रिएजेंट से करने हैं, as this is the reagent which is totally getting consumed in a reaction। अभी देखते हैं ये एक्सेस रिएजेंट क्या है। एक्सेस रिएजेंट वो है that is present in excess and will remain after the reaction is over।
present in more amount than required as per stoichiometric calculation. This reagent remains in excess. After reaction is over. ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट का सबसे पहले मैंने क्या सीखा, कैसे फाइंड आउट करना है। तो कोई भी स्टोइशियोमेट्री का प्रॉब्लम अभी होगा, आप ये रेशियो निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो सेम आ गया, सेम फॉर बोथ द रिएक्टेंट, सेम आ गया। तो सेम आ गया तो उस केस में आपको नो लिमिटिंग नो एक्सेस, फिर आपको नो लिमिटिंग रिएजेंट नो एक्सेस रिएजेंट, दोनों इक्वल है, दोनों एज पर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में है। बट अगर वो सेम नहीं आया तो जो लेसर होता है वो लिमिटिंग और जो हायर होता है वो एक्सेस, जो लेसर होता है वो लिमिटिंग और जो हायर होता है वो एक्सेस। और प्रोडक्ट हाउ मच इज CO2 फॉर्म, मुझे किसके हिसाब से करना है, लिमिटिंग रिएजेंट से। तो ये प्रॉब्लम का अभी आंसर क्या होगा, आई एम सॉल्विंग द आंसर हियर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, सिंस 0.75 mole of methane is there, therefore 0.75 mole of CO2 form। अभी इसको ग्राम्स में लिखना है तो हो जाएगा 0.75 into GMM of CO2 और आंसर आ जाएगा 33 ग्राम्स। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है 33 grams of CO2 form। So I calculated the amount of product formed by using limiting reagent. So is everybody understood this concept? अभी इतना आप कॉपी करो, मैं आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगी to make you understand limiting and excess and how to write the product as per limiting। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम मेरा एक बार रिपीट कर सकते हो, मेरा एक्चुअली नेट का इशू था इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पाया इतनी देर से। तो एक बार रिपीट मतलब मेरा आधे घंटे का लेक्चर फिर से एक बार रिपीट करूंगी तो क्या होगा? नहीं मैम थोड़ा सा समझा दो कैसा होता है, फिर मैं कॉपी करूंगा तो समझ जाऊंगा। हाँ तो कॉपी तो कर ले, मैं अभी इसके आगे है ना ऐसे ही प्रॉब्लम पाछे चलेंगे जिसमें यही कैसेट रिपीट होगा। तो आपको ये रेशो निकालना है, मैं समझाती हूँ तब तक अदर स्टार्ट कॉपी। तो आपको ये रेशो निकालना है नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, और दोनों रिएक्टेंट के लिए अगर ये रेशो सेम है तो आपके रिएक्टेंट एज पर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन होते हैं, और अगर ये रेशो सेम नहीं है तो वो एज पर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में नहीं है। मतलब दो में से एक खत्म होगा जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग, दूसरा एक्सेस में है जिसको हम कहते हैं एक्सेस। तो लिमिटिंग इज द वन दैट विल गेट टोटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन एंड एक्सेस इज द वन दैट विल रिमेन आफ्टर द रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो हमको एक्सेस रिएजेंट से नहीं करना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हमको लिमिटिंग रिएजेंट कंसीडर करना है। Okay, the product formation is always done as per the limiting reagent. So copy this, we will do ample of practice. ओके मैम।
आपका लिख के हो जाएगा तो मुझे बताना. We start solving more problem of this type to understand limiting and excess. मैम आपका स्क्रीन ब्लर हो गया. मेरा स्क्रीन ब्लर हो गया. सबको दिख रहा है कि तेरे को अकेली को दिख रहा है? मिस मुझे तो दिख रहा है. ब्लर हो गया. हाँ, तो जिसको ऐसे एक को दिखता है ना, उसका मतलब है तेरा वाईफाई थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो गया. हो जाएगा बेटा. ऐसे नहीं, मेरे एंड पे भी हो सकता है. जब वाईफाई किसी का स्ट्रेंथ कम ज्यादा होता है तो ब्लरिंग होता है स्क्रीन का.
हो गया लिखे? आई होप सब लोग क्लास वर्क में नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो बोर्ड से। प्रॉब्लम किसी बुक में सब कर रहे हो क्लास वर्क के भी? मैम लिख लिया। ऐसे आराम से सोफे पे सो के लेक्चर नहीं देख रहे हो। मैम लिख लिया। चलो फिर आई एम क्लियरिंग द बोर्ड। लिखे हो गया तो, और अभी सिंपल सिंपल और प्रॉब्लम करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस ऑन लिमिटिंग एंड एक्सेस। बोलो बेटा। मैम बोलो ना। अगर यहाँ पे जो रेशियो था हाँ फर्स्ट, नहीं दे रहा, ये वाला। नहीं ऊपर वाले में फर्स्ट इक्वेशन जो है हाँ उसमें अगर 1 और 2 हो सकता है, क्या हो सकता है? CH4 का रेशियो 1 और O2 का रेशियो 2, ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट अगर वो 1-2 है मतलब रेशियो सेम नहीं है। हो ही नहीं सकता, 1 1 ही आएगा। 1-1 का मतलब नहीं है जो नंबर इधर आएगा वो नंबर इधर आएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई रिएक्शन अलग होता। आप कोई भी रिएक्शन अलग हो, मैं वही बोलना चाहती हूँ। नॉट हाँ। रिक्वायर्ड कि ये 1-1 ही आए, ये तो? जो भी आंसर आए वही आंसर इधर आए। तो ये 2 आ रहा है तो ये 2 आए, ये 0.5 आ रहा है ये 0.5 आए, ये 0.3 आ रहा है ये 0.3 आए। अच्छा। So if the ratio is same, मतलब रेशियो का आंसर सेम होना चाहिए। मैंने किधर लिखा है if the ratio is 1, ऐसे नहीं लिखा है ना। हाँ। तो रेशियो इज सेम मतलब रेशियो का आंसर जो भी आ रहा है वो दोनों रिएक्टेंट के लिए सेम आ रहा है। तो ये 1 आना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे जो आंसर आएगा वही यहाँ पे आना जरूरी है। किसी भी दूसरे रिएक्शन की भी बात करें, जनरलाइज है वो, जनरल स्टेटमेंट। तो दोनों रिएक्टेंट का रेशियो सेम है, कोई एक्सेस नहीं कोई लिमिटिंग नहीं। जब भी रेशियो सेम नहीं है तो एक एक्सेस हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, लिमिटिंग। समझ में आ गया? हाँ। ओके, सो वी विल डू मोर प्रॉब्लम्स एंड इट विल बिकम मोर क्लियर। ना अभी ध्यान दो, अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे यही चीज क्लियर हो जाए। So I'm giving you a problem in a reaction. तो स्टार्ट सॉल्विंग, रेशियो निकालो, देखो लिमिटिंग एक्सेस, और जो लिमिटिंग है उसके हिसाब से प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करो।
मैम 1.5 आया। मैम तो आ रहा है क्या कुछ आंसर? 1.5 है। ओके चलो देखते हैं। तो रिएक्शन इज 3 मोल A plus 4 mole B giving the product 1 mole of A3B4 और प्रॉब्लम में दिया है कि ये हमने दिया है 5 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स A के 5 है और B के मोल्स कितने हैं? 6 है। तो रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक 5/3 हो जाएगा और यहाँ पे रेशियो होगा 6/4। तो 5/3 कितना हो जाता है बेटा? 1.66 और 6/4 कितना हो जाता है? 1.5। राइट, 6/4 is 3/2 that is 1.5। तो इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? लिमिटिंग एंड एक्सेस। बता कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस? बी लिमिटिंग होगा ना मिस? हाँ समझ में आया ना? एक्सेस है। हाँ तो पहली चीज ये समझनी है, ये रेशियो आने के बाद जो लेसर रेशियो है वो लिमिटिंग हो गया, ये आपका लिमिटिंग हो गया और ये आपका क्या हो गया? एक्सेस। तो पहले ये कैसे फाइंड आउट करना है ये समझ में आया। उसके आगे प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा? लिमिटिंग के हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से बनेगा। मतलब क्या? जो स्टोइशियोमेट्री है वो कहता है since 4 mole of B is giving us 1 mole of A3B4, therefore 6 mole of B will give 6 into 1/4, that is how many moles of A3B4 below? 1.5 moles of A3B4। तो पहला आंसर आ गया और यही पूछा है मैंने और कुछ नहीं पूछा इस प्रॉब्लम में। तो सबको आ गया ये कैलकुलेट करना? हाँ। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं इस प्रॉब्लम में? चलो अगला प्रॉब्लम देखो। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं सिमिलर रिएक्शन देती हूँ।
चलो स्टार्ट करो। वन पॉइंट सिक्स। हम करते हैं बेटा, कैलकुलेट करके देखते हैं। राइट, तो इस प्रॉब्लम में देखो, रिएक्शन गिवन टू यू इज 2x plus 3y giving me x2y3, और इसमें दोनों के 5 मोल्स दिए हैं, तो यहाँ पे रेशो हो जाएगा 5/2, दैट इज 2.5, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से 5/3, तो 5/3 हो जाता है 1.66। तो इसमें लिमिटिंग क्या हो गया, y, और आपका एक्सेस हो गया x। दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन। ये अभी सबको आने लग गया होगा, आई एम वेरी श्योर, राइट, इसमें कोई गलत नहीं गया होगा। इसके आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन किसके हिसाब से करना है हमको, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। तो आई विल सिंपली से एज पर स्टोइचियोमेट्री says 3 mole of y gives 1 mole of x2y3. Therefore, 5 mole of y will give 5/3 mole of x2y3. यहाँ तक आई एम वेरी श्योर एवरीबडी हैज कम करेक्ट, राइट, आ गए सब लोग यहाँ तक, सबको राइट आ गया यहाँ तक। यस मैम। चलो अभी इस प्रॉब्लम Yes, ma'am. और एक चीज मैंने पूछी है, इस प्रॉब्लम में मैंने पूछा है also calculate the amount of reagent remaining in excess। मतलब ये जो 5 मोल है, लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट क्या है, लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट ये है कि अभी हम दोनों 5 मोल लेके स्टार्ट तो कर लिए, बट जो अपना लिमिटिंग है वो खत्म हो जाएगा पूरा 5 मोल, और एक्सेस जो है वो 5 मोल खत्म नहीं होगा। तो वो कितने मोल खत्म हो रहा है इज द कैलकुलेशन दैट आई नीड टू डू। हाउ डू आई डू इट,
Now I will simply look at the stoichiometry again, and I will say for 3 mole of Y, for complete consumption, I need 2 mole of X. तो therefore अभी 5 मोल Y खत्म हो रहा है, तो 5 मोल Y को खत्म करने के लिए X कितना लगेगा, and that will be 5 into 2 by 3, 10 by 3. So 10 by 3 mole of X is getting consumed. तो 10 by 3 कितना हो जाता है बेटा? It will become 3.33 moles. So 3.33 mole of X is getting consumed. तो अभी पूछा है remaining in excess. So we started with 5 moles. तो ये 3.33 मोल क्या है? This is the amount of X consumed. खत्म हो गया रिएक्शन में. Consumed in reaction. अभी क्या कैलकुलेट करेंगे? क्या पूछा है? Amount of X remaining in excess. And the amount will be 1.66, right? 5 minus 3.33. तो कितनी अमाउंट रह जाएगी एक्सेस में? 1.66 मोल्स. ये बचे रहेंगे रिएक्शन के बाद, एक्सेस है, खत्म नहीं होंगे. तो ये एक्सेस वाला कैलकुलेशन कितने लोगों का सही आया, कितने लोगों का गड़बड़? आ गया सही सबका एक्सेस वाला कैलकुलेशन? बोलो. एक्सेस वाला थोड़ा गलत आया. सुनाई नहीं दे रहा बेटा? एक्सेस वाला गलत आया. एक्सेस का गलत आया ना? Yes, तो ma'am. एक्सेस का कैसे करना है? एक्सेस Yes. कैलकुलेशन के लिए पहले ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 5 मोल्स एक्स है तो उससे खत्म कितना होगा. तो स्टार्ट 5 मोल्स से, उससे जितना खत्म होगा वो माइनस करेंगे, तभी हमको आएगा कि हाउ मेनी मोल्स आर रिमेनिंग इन एक्सेस. तो मैं फिर से और एक ऐसा प्रॉब्लम देती हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी से आ जाए. अभी एकदम सही से कैलकुलेट करना.
So I hope everybody is doing well properly now. कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो इस प्रॉब्लम में जो रिएक्शन है वो 3Q है, giving you 5P, sorry, plus 5P, giving you Q3P5. और इसमें 5 मोल Q के दिए हैं और 7 मोल P के दिए हैं. So this is 5/3 and this is 7/5. ये हो गया 1.66 और ये हो गया 1.4. कौन सा लिमिटिंग, कौन सा एक्सेस? P हो गया लिमिटिंग. दिस इज माय लिमिटिंग रिएजेंट and this is my excess reagent. So your product is formed as per limiting reagent. So product formation as per P. So you will say since 5 mole of P will give 1 mole of Q3P5. Therefore, 7 mole of P will give you 7/5 mole of Q3P5. ये एक आ गया. अभी रिएजेंट एक्सेस कितना है, क्यों कितना बचेगा रिएक्शन के बाद, ये समझने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, क्यों कितना खत्म होगा. So I'm calculating how much Q is getting consumed. So for that I write since 5 mole of P require 3 mole of Q and therefore 7 mole of P will require 21/5 mole of Q. Right, so 21/5 mole of Q खत्म हो रहा है. So this will be 4.2 moles of Q getting consumed. So the excess amount of Q excess. We started with 5 moles. इसमें से 4/2 खत्म हो गया, तो एक्सेस में हो गया 0.8 moles. Right, so this much amount of Q will remain in excess, will remain back after the reaction. Is this clear? अभी आ गया सबको? जिसको पहली बार नहीं आया हाँ, था मिस. आ गया? हाँ मैम आ गया. चलो, तो सब लोग अभी लिमिटिंग और एक्सेस एकदम सीख गए. अभी मुझे ये बता, मैंने पिछले लेक्चर ऑरेंज हाउस में क्या होमवर्क दिया था आपको कुछ? नहीं मॉड्यूल सॉल्व करना था. हाँ मिस, मॉड्यूल गेट इक्विप्ड फॉर JEE मेंस. हाँ दिया दिया था. और असाइनमेंट 5 दिया था मिस आपको मैंने. 5 मिस आपने पहले ही भेजा था और एक डाउट था वो डिस्कस भी कर दिया था. हाँ मैम, एक ही डाउट किया था डिस्कस. 5 हो गया, मतलब 5 आपको आ रहा है, कोई डाउट नहीं किसी को, हो गया 5 डिस्कस हो गया. 11th नहीं हुआ था, एक ही था और वो क्लास खत्म हो गई. वो 11th वाला बाकी. हाँ मिस, मुझे है 5 में डाउट्स एक्चुअली. मुझे अभी वही मैं पूछ रही हूँ. तो असाइनमेंट 5 निकालो, हम पहले डाउट कर लेते हैं. वो पिछले वीक का असाइनमेंट था ना, तो अभी मैं इन बिटवीन आपको असाइनमेंट 5 के डाउट करवा देती हूँ. मैम मुझे 13th और 15th. हाँ बेटा करते हैं. तो आई हैड गिवन यू असाइनमेंट 5 फॉर होमवर्क. तो मुझे बताओ अभी असाइनमेंट 5 के डाउट्स कर लेते, फिर और पढ़ाऊँ. 13th and 15th. Yeah, so somebody is asking me from assignment 5, 13th and 15th.
11. हाँ मैम 11. हाँ मिस 11. हाँ बेटा कर दे. आज एकदम बारिश गिर रही है, आप लोगों की इधर भी गिर रही है क्या? No, ma'am. एकदम हल्की से बहुत. 11, 13 and 15. और बोलो, अंधेरा बहुत हो गया है मेरे घर. और बोलो, इतने ही. चलो लेट्स मूव. मैम 10th में डाउट है. ओके 10. और बोलो, और 7th में बस. बस. मतलब 15 में से 5-10 प्रॉब्लम तो मेरे से ही करवा लेते हो. और बोलो, आई होप सबके डाउट अभी हो. लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस. सो आई स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 7. तो सबके पास असाइनमेंट है ना? ओपन अप योर असाइनमेंट्स. लेट अस सी कैसे सॉल्व करना है इसको. तो प्रॉब्लम नंबर 7 कहता है अ ओर कंटेन्स 1.3% of the mineral argentite. फॉर्मूला किया है Ag2S by V. How many grams of this ore would have been processed in order to obtain 1 gram of pure solid silver? तो अभी इसमें क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है सब समझते हैं. तो इस प्रॉब्लम में we start with the ore. Ore is a sample that you get from mine. और ore में ये मिनरल है अर्जेंटाइट मिनरल. क्या बोलते हैं? ये 1.4% ही है. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अगर तुम्हारा 100 ग्राम्स है तो ये कितना हो जाएगा? 1.34 ग्राम्स होगी. ये पहला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा सबको समझ में आ रहा है? और में बस 1.34% ही अर्जेंटाइट है. अभी आगे पूछते हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ओर वुड हैव बीन प्रोसेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 1 ग्राम ऑफ प्योर सॉलिड सिल्वर. अभी Ag2S से हमको एक्सट्रैक्शन से Ag मिलता है. तो इससे कितना Ag मुझे मिलेगा? 2 मोल है ना? तो दिस इज द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन दैट आई हैव रिटन. कि अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल. ये 100 और ये ऊपर है. ये 100 ग्राम्स है तो ये 1.34 ग्राम्स. अब स्टोइचियोमेट्री कहता है ये 1 मोल है तो ये 2 मोल मिलेगा. तो 1 मोल Ag2S कितना है? I calculate that. So mass of silver is 108. So 2 silver becomes 216 plus 32. Right? तो कितना हो गया? Molecular mass of Ag2S 248 grams. तो ये 1 मोल मतलब ये 248 ग्राम्स जब भी होता है तो उससे मुझे 2 मोल मतलब 216 ग्राम्स क्या मिलता है? सिल्वर मिलता है. I have written this as per stoichiometry. Is everybody clear? ये जो मैंने लिखा वो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा. नहीं मिस. ओके अभी आगे बढ़ती हूँ मैं. तो अभी मुझे प्रॉब्लम में क्या बोला है? 1 ग्राम सिल्वर चाहिए. ये मुझे सिर्फ 1 ग्राम चाहिए. तो ये 1 ग्राम के लिए पहले मैं कैलकुलेट करूंगी ये कितना चाहिए और फिर ये वाला रिलेशन यूज करके ये कितना चाहिए वो कैलकुलेट करें. सो आई सिंपली राइट सिंस 216 grams of silver is obtained from 248 grams of Ag2S. 1 gram silver will be obtained by आ जाएगा 248 upon 216 grams of Ag2S. ये ऐसे ही रखती.
ठीक है, तो इतने ग्राम Ag2S से चलेंगे तो कितना 1 ग्राम सिल्वर मिलेगा। अभी प्रॉब्लम में Ag2S नहीं पूछा है और पूछा है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ आई राइट सिंस 1.34 gram Ag2S we get from 100 grams ore. So therefore, to get 248.216 grams of Ag2S, how much is the ore required? So it will be 248 into 100 upon 216 into 1.34, and this calculation will give you the answer. हाँ मिस आ गया। आई थिंक ऑप्शन बी है आंसर। 85.7 ग्राम्स ना, तो इसका हाँ, आंसर आ बस। जाएगा 85.7 grams of ore. So we finish discussing problem number 7. हो गया, जिसका भी डाउट था अभी क्लियर हो गया बेटा। हाँ मिस। I'll just drink water. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 10. So see what does problem number 10 says. Problem number 10 says calculate the number of molecules present in 350 centimeter cube of ammonia at 273 Kelvin and 2 atmospheric pressure. तो ये प्रॉब्लम में आपको अमोनिया गैस का वॉल्यूम दिया है, अमोनिया गैस का टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है। तो मैंने आपके साथ PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन शेयर किया था, उसमें सब्स्टिट्यूट करके आप अमोनिया के मोल्स कैलकुलेट करो, और एक बार अमोनिया के मोल्स आ गए तो आप मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो दिस प्रॉब्लम, the first data 350 centimeter cube, problem number 10, your volume is 350 centimeter cube, यही होता है ml, 350 ml। आपका टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन, आपका प्रेशर दिया है 2 एटमॉस्फेयर। तो जो भी प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है और वॉल्यूम को हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.35 लीटर हो गया। तो जो R होता है वो हो जाता है 0.0821, इसका यूनिट हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल।
और मुझे कैलकुलेट क्या करना है n. So I will straight away substitute in the formula. PV is equal to nRT and n will be equal to PV by RT. The pressure given is 2. The volume given is 0.35. The R is 0.821. 0.0821 and the temperature is 273 Kelvin. Right, to solve this, you'll get the answer. तो ये अपने मोल्स आ जाएंगे. फिर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे हम. I'm switching on the light, but light आने के बाद शायद बोर्ड पे शैडो आता है, तो वो आ रहा है तो मुझे बताओ. ठीक है. Can you see the board properly? यस मिस, लेकिन थोड़ा बीच बीच में थोड़ा वो उसका मतलब जा रहा है. रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट. हाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, और दिख रहा नहीं है. कोशिश करती हूँ कुछ एडजस्ट करने की. लाइट लगाते हैं तो ये होता है, बट बहुत अंधेरा हुआ है आज बारिश की वजह से. मिस लेकिन एक्चुअली विदाउट लाइट भी दिख रहा है ठीक से. ये ठीक है कि लाइट बंद करूँ? बोलो, आपका चॉइस. बंद करो मैम लाइट. बंद कर दो मैम. हाँ मिस, विदाउट लाइट अच्छा दिख रहा है मतलब. ठीक है. हाँ मैम बेटर. तो क्या है आंसर नंबर ऑफ मोल्स का? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन? इसमें भी एक ट्रिक है. ये जो नंबर है ना 0.0821, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/12 है. इसकी जगह पे 1/12 करते हैं तो कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा. 0.031 आ रहा है. हाँ वही आ रहा है. 0.03 मोल्स आ गए. तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.03 मोल्स ऑफ अमोनिया. प्रॉब्लम में क्या पूछा है हमको? प्रॉब्लम में हमको पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो देयरफॉर कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 0.03 is 3 into 10 raised to -2. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स into Avogadro. तो 10 की पावर हो जाएगी 21, राइट? यस मिस. 18 पॉइंट लिखा तो 10 की पावर 21. 1.88 जो आंसर है वो 10 की पावर हो जाएगी 22, राइट? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हाँ मिस अभी आ गया. 1.88 into 10 raised to 22. Clear? हाँ मिस आ गया. Okay. So we finished solving problem number 10. मैम बोलो ना बेटा. राइट साइड पे कोई विंडो ओपन है क्या आपकी? वहां से लाइट आ रही है बहुत. हाँ, राइट साइड पे एक बड़ा सा ये है, ओपन है. तो वो बंद करूंगी ना तो बहुत अंधेरा हो जाएगा फिर. हाँ नहीं चलेगा, दिख रहा है वैसे में. वो खुला रहने दो. राइट साइड पे पूरा मतलब हाँ मैम चलेगा मैम. कंप्लीट फ्रेंच विंडोज है, वो बड़े हैं.
वो बंद करूंगी तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि उसके ग्लासेस है ना वो टिंटेड स्मोक ग्लास है, तो वो बंद करूंगी तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। आज ये बारिश की वजह से, अदरवाइज कभी भी ये लेक्चर को प्रॉब्लम नहीं होता। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 11। यू वांट आई कैन स्विच ऑन द लाइट, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम नंबर 11 कहता है 10 ml ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है डेंसिटी, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, is burnt in oxygen. Find the volume of resulting gases measured at STP. तो पहले ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, CS2 प्लस ऑक्सीजन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11, मुझे बताओ क्या रिएक्शन लिखी आपने, क्या होगा जब भी कार्बन डाइसल्फाइड का कंबशन होगा, कौन से गैसेस एक्सपेक्टेड है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बराबर। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई रिएक्शन पढ़ के अगर नहीं समझ रहा है ना एट दिस स्टेज, तो रिएक्शन के लिए गूगल का हेल्प ले। तो गूगल में आप टाइप करते हैं ना कंबशन ऑफ CS2, रिएक्शन आ जाती है। और मुझे लगता है रिएक्शन आ जाती है तो प्रॉब्लम खत्म, बट ये बैलेंस नहीं है, तो आई नीड टू बैलेंस दिस, राइट। तो सल्फर के मोल यहाँ पे 2 है, तो दिस विल गिव मी 2 मोल ऑफ SO2। अभी किसके मोल 3 O2 मिस। यस, ऑक्सीजन के मोल्स बैलेंस नहीं है, तो वो हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ O2। तो ये हो गया बेसिक बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन। अभी मुझे जो CS2 दिया है उससे मुझे वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैसेस मेजर्ड एट STP निकालना है। तो अभी CS2 की कैलकुलेशन की बात करते हैं। ये 10 ml और जो डेंसिटी दी है, व्हाट इज द मास ऑफ CS2? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, टेन इंटू 2.63, राइट। तो कितना मास हो गया CS2 का? 26.3 ग्राम्स। तो जो CS2 है प्रॉब्लम में वो 26.3 ग्राम्स है। अभी CS2 का मोलार मास कैलकुलेट करते हैं। तो CS2 का मोलार मास कितना है? 76 आएगा। हाँ, तो GMM of CS2 is 76, right? 12 plus 64 is 76 grams per mole. अभी क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल CS2 के कैलकुलेट करेंगे। 26.3 upon 76. This will be the number of moles of CS2 that we have. ये अराउंड कितना हो रहा है? 0.34. This is coming around 0.34 moles. तो जो CS2 है मेरे पास वो 0.34 मोल्स है। तो अगर ये 0.34 मोल्स है तो ये कितना बनेगा? 0.34 मोल्स। ये कितना बनेगा? उससे डबल, तो दिस विल बी 0.68 मोल्स। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास मोल्स ऑफ गैस आ गए। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो टोटल क्या आ रहा है? ऑलमोस्ट 1 मोल, राइट। सो द गैस प्रोड्यूस्ड इज ऑलमोस्ट 1 मोल। इन्होंने अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है। तो टोटल मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना है
will be 0.34 plus 0.68. This is 1.02 moles. Abhi, therefore, volume of gas at STP क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स को मुझे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 22.4 ही आएगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम में प्रिसाइज आंसर नहीं दिया है. तो आपको प्रॉब्लम में टिक करना है 22.4 वाला ऑप्शन, बट एक्चुअल आंसर 22.9 लीटर्स आएगा कैलकुलेशन से. मिस लेकिन यहाँ पे आई थिंक वो लोग ने आंसर 67.2 दिया है. नीचे डी दिया आंसर. हाँ वही 67.2 आंसर लिखा है यहाँ पे. हम प्रॉब्लम नंबर 11 की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ मैम. हाँ मैम. नहीं, आंसर वही आएगा 22.4 ना, क्योंकि टोटल मोल्स तो ऑलमोस्ट टचिंग 1 हो रहे हैं. हाँ मिस मुझे भी वही आ रहा था, लेकिन वहाँ पर 67.2 दिखा था तो तो थोड़ा आंसर कंफ्यूज हो की गया. में कुछ गड़बड़ होगी बेटा, मैं चेक कर लेती. ठीक है, तो अगर ये 1 मोल ऑफ गैस है तो उसका वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 ही आएगा. वो जो आंसर आप बोल रहे हो 67.2, वो तो 3 मोल का वॉल्यूम है. तो 3 मोल गैस कभी बनेगा ये भी बताती हूँ. 3 मोल कभी बनेगा? जब CH2 1 मोल है ना. CH2 अपने पास 1 मोल होगा, तभी अपने पास क्या बनेगा? 3 मोल का ये बनेगा ना. समझ में आ रहा है? हाँ मिस समझ गई. तो जो CH2 दिया है वो है ही नहीं ना उतना. CH2 is not 1 mole. 1 mole CH2 होता तो कितना ग्राम CH2 मुझे चाहिए? 76 ग्राम चाहिए, जो है ही नहीं, किसी भी हिसाब से नहीं है, राइट? तो आंसर की में ही कुछ एडजस्टमेंट है. आगे बढ़ो बेटा, जिसका भी डाउट था. आंसर तो समझ में आया ना आपको? हाँ मैम. क्या हो गया? प्रॉब्लम नंबर 11 कर दिया हमने. अभी हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13. तो आपका प्रॉब्लम नंबर 13 जो है, that says 10 gram of a sample of potassium chlorate gave on complete combustion 2.24 liters of oxygen at NTP. What is the percentage purity of the sample? तो मैंने परसेंटेज प्यूरिटी के प्रॉब्लम्स किए थे कि नहीं आपके साथ? बोलो मुझे. यस मैम. करवाए है ना? तो बस वही है और कुछ नहीं. तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं. तो जो प्रॉब्लम नंबर 13 है उसमें क्या स्टार्टिंग विद KClO3 पोटेशियम क्लोरेट and that is undergoing thermal decomposition. Okay, तो रिएक्शन का बैलेंसिंग ऐसे होगा. Giving me 2 moles of KCl and 3 moles of O2. ये बेसिक रिएक्शन है. मतलब अगर ये 2 मोल है तो जो ऑक्सीजन मिलेगा वो 3 मोल मिलेगा. 2 मोल का मास क्या है? पोटेशियम क्लोरेट. इसका GMM कैलकुलेट करेंगे तो वो 122.5 है. पोटेशियम इज 39 प्लस क्लोरीन इज 35.5 प्लस 3 ऑक्सीजन. तो टोटल करो, देखो कितना आ रहा है. तो इसका GMM आएगा 122.5. So when I'm starting with 2 into 122.5 grams of KClO3, I get 3 mole oxygen. 3 mole oxygen का वॉल्यूम कितना होगा? 3 into
22.4 liters of oxygen. तो ये इस प्रॉब्लम की बेसिक स्टोइशियोमेट्री हो गई. समझ रहा है सबको? This is the basic stoichiometry of this problem. अब ये बेसिक स्टोइशियोमेट्री होने के बाद प्रॉब्लम में क्या कहते हैं, मेरा इधर गया प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम में ये पूछा है कि अगर हमको 2.24 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो प्रॉब्लम में ये इतना लीटर नहीं है, प्रॉब्लम में ये ऑक्सीजन 2.24 लीटर दिया है. तो 2.24 लीटर ऑक्सीजन के लिए कितना KClO3 रिक्वायर्ड है? कैन आई कैलकुलेट? Yes, I ma'am. need to connect volume of oxygen to mass of KClO3. That's what I am doing. So I will simply say 3 into 22.4 liters of oxygen is obtained by burning 245 grams of KClO3. Therefore, 2.24 liter of oxygen will be obtained by, so it will be 2.24 into 245 upon 3 into 22/4. तो ये कैलकुलेशन का आंसर क्या आ जाएगा बोलो? एट 8.167. हाँ, 8.166 आ रहा है, राइट? तो दिस इज गिविंग मी 8.166 grams of KCl. अभी प्रॉब्लम में दिया है there is a 10 gram sample of KClO3, बट उसमें KClO3 कितना है? 8.166 grams. क्योंकि जितना KClO3 है उतना ऑक्सीजन मिलेगा. प्योरिटी का मतलब क्या है? 10 ग्राम के सैंपल में पूरा 10 ग्राम KClO3 नहीं है. अगर 10 ग्राम में 10 ग्राम KClO3 होता तो ये 100% प्योर सैंपल है. The moment they are asking you percentage purity का मतलब ये है 10 ग्राम्स में 10 ग्राम्स KClO3 नहीं है. कितना है? We calculated 8.166 grams. तो अभी इसकी प्यूरिटी कैसे निकालेंगे? 10 ग्राम सैंपल ऑफ KClO3 contains 8.166 grams of KClO3. तो परसेंट प्यूरिटी के लिए मैं लिखूंगी कि अगर 100 ग्राम सैंपल होगा तो उसमें KClO3 कितना होगा? जो हो जाएगा 81.6 ग्राम, 66 ग्राम. परसेंटेज आ जाएगा 81.66% प्योर. The sample is 81.66% प्योर. परसेंटेज इम्प्योरिटी भी पूछते, तो इम्प्योरिटी मतलब 100 माइनस परसेंट प्योरिटी. हो गया. So we finished solving problem number 13. Problem number 13 हो गया. अभी आगे बढ़ते हैं. Next is problem number 15. तो आपका problem number 15 कहता है what is the total number of atoms
present in 25 milligram of camphor. Why this problem is coming as a doubt? Answer tally नहीं हो रहा है क्या? हाँ मैम. देख लेते हैं. तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 15 है, जिसमें दे आर गिविंग यू कैम्फर. फॉर्मूला क्या है देखो कैम्फर का. C10H16O. ये फॉर्मूला है. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको 25 मिलीग्राम इज हाउ मेनी मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको GMM कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो GMM आ जाएगा कैम्फर का 120 प्लस 16 प्लस 32. राइट, 152. कितना हो गया? 152. नहीं बेटा, यही पे एरर किया आपने. 16 प्लस 16 ले लिया मैंने 32 की जगह. अच्छा, नहीं, एक वो सही है. ऑक्सीजन 16 ही आएगा वहाँ पे. हाँ 16 ही आएगा बेटा. यस यू आर राइट. 152 आएगा. Yes, 152. So this will be 152 grams per mole. ये हो गया GM. अभी मैं कैलकुलेट करूंगी 25 मिलीग्राम्स के मोल्स. So 25 into 10 raised to minus 3 grams upon 152 will be the moles. So 25 divided by 152. तो आंसर मेरा आ रहा है 0.16 approximately into 10 raised to minus 3 moles. तो ये कैंसर के मोल्स आ गए. मोल्स आने के बाद मॉलिक्यूल्स कैसे आते हैं? मुझे इसी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So number of molecules will be 6.022 into 10 raised to 23 into 0.16 into 10 raised to minus 3. तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा. ये 0.99 रिकरिंग है ना, यही इसी का प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था ना. अगर ये 0.66 होता तो एग्जैक्टली 1 आ जाता है. सो दिस इज 0.99, ऑलमोस्ट 0.99 आ रहा है, जिसको मे भी उन्होंने 1 लिया होगा आंसर में, इनटू 10 रेज़ टू 20. ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अभी पूछा है नंबर ऑफ एटम्स. तो अभी एटम्स कैसे निकलेंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 10 प्लस 16 दैट इज 26 plus 1, 27 atoms are there. So one molecule has 27 atoms, right? एक molecule में मेरे पास कितने atoms है? 27 atoms है यहाँ. तो I will say, since one molecule has 27 atoms, so I'm having 0.99 into 10 raised to 20 molecules. We'll be having 0.99 into 10 raised to 20 into 27. Right? So, ये आंसर
ऑलमोस्ट वो टैली तो हो रहा है बेटा। ये मेरा अपना आंसर आ जाएगा अभी 26.74, बट मैं 26.74 लिखूंगी तो 10 की पावर 20 है। 2.674 into 10 power 21. यस, तो आंसर तो टैली हो रहा है। क्यों नहीं आया फिर ये प्रॉब्लम आपको? इसमें तो एकदम नहीं, मेरे को ये आ गया फाइनल आंसर। मेरे को फाइनल आंसर सही आया, लेकिन आंसर की के हिसाब से ऑप्शन ए है आंसर 9.89। अच्छा अच्छा, तो आंसर की में गड़बड़। ठीक है, कर देते। हाँ, डी करेक्ट ऑप्शन है ना? क्या बोल रहे हो? डी करेक्ट ऑप्शन है। हाँ ठीक है। सारे डाउट्स हो गए आपके, असाइनमेंट के डाउट्स हो गए। अभी आगे पढ़ाऊं? यस मैम। चलो, तो आज आ जाएगा असाइनमेंट 6 आपको। अभी एक मैं स्टोइशियोमेट्री में एक अलग टाइप की का प्रॉब्लम सब दिखाती हूँ आपको। I'll discuss a reaction called series reaction. So I'm clearing the board. See what is the meaning of series reaction. To make you understand this, I take a series reaction and I explain it. Series reaction में क्या होता है कि एक कोई रिएक्टेंट दिया है, एक रिएक्शन दी है। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो अगले रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा। ये अगली रिएक्शन है। तो पहले रिएक्शन में बी बना, पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट बी था जो दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट बना। दूसरे रिएक्शन का प्रोडक्ट सी है, ओके, वो तीसरे रिएक्शन का प्रोडक्ट बना, ऐसे। सो आई एम गिविंग यू 2a giving you 2b. नेक्स्ट स्टेप B is giving you 2C और उसके बाद में 3C is giving you 4D. तो मैंने पहले ये सीरीज ऑफ रिएक्शन ली। इसका मतलब ये है, सीरीज रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है कि मैं रिएक्शन मिक्सचर में A से स्टार्ट करती हूँ और फिर वो A B बन जाता है, B C बन जाता है और C फाइनली D बन जाता है। और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगी जब भी हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि ए से स्टार्ट करके बी पे रिएक्शन रुकती नहीं है, वो आगे चली जाती है। ए से बी बनता है, जितना बी बनेगा वो पूरा रिएक्ट होगा, और बी से बनेगा सी, जितना सी बनेगा वो पूरा रिएक्ट होगा, और सी से बनेगा डी। So is this series concept clear? Series matlab when you are carrying out a reaction, there are many steps happening, A to B, B to C, C to D. तो finally आप A से start करोगे तो reaction के end में आपको क्या मिलेगा? D मिलेगा। तो अगर इस reaction को हम actually कर रहे हैं, हम A से start कर रहे हैं, तो हमको एट द एंड इस रिएक्शन में क्या मिल रहा है? डी मिल रहा है। अभी ऐसे रिएक्शन में क्वेश्चन कैसे आता है? व्हाट इज द क्वेश्चन कमिंग इन दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन?
अभी मैं इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देती हूँ. आई से कंसिडर the reaction which I have given and the question asked will be the number of moles of D formed starting from 4 moles of A. तो ट्राई कर सकते हो आप लोग इसको. तो ऐसे रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो ए देंगे और डी पूछेंगे, फर्स्ट रिएक्टेंट देंगे, लास्ट प्रोडक्ट पूछेंगे, या लास्ट प्रोडक्ट देंगे और फर्स्ट रिएक्टेंट पूछेंगे. मैम 10.67 डी. हाँ, डी के मोल्स आ जाएंगे 10.67. क्लियर? सो यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. कैसे किया मैम? कैसे किया मैं बताती हूँ. जिसको नहीं आ रहा है ट्राई तो करो बेटा. चलो, तो जिसको नहीं समझ रहा है देखो कैसे करना है. प्रॉब्लम में दिया है 4 मोल्स ऑफ ए से स्टार्ट करेंगे. तो स्टोइशियोमेट्री तो ये है 2 मोल ऑफ ए से 2 मोल ऑफ बी, मतलब जितने ए के मोल है उतना बी बनेगा. तो अभी अगर मैं 4 मोल ऑफ ए से स्टार्ट कर रही हूँ तो कितना बी बनेगा? 4 मोल बनेगा. अभी जितना बी बनेगा वो पूरा रिएक्ट होके सी बनेगा. तो अभी बी टू सी के रिएक्शन में जाते हैं. स्टोइशियोमेट्री कहता है 1 मोल ऑफ बी विल गिव यू 2 मोल ऑफ सी. तो यहाँ पे therefore 4 मोल ऑफ बी is going to give me 8 मोल ऑफ सी. समझ में आ रहा है? बी के मोल और सी के मोल 1:2 रेशियो में है. 1:2 रेशियो में है. अभी उसके आगे जितना 8 मोल सी है वो सब डी में कन्वर्ट होगा. तो अभी इसको मैं लिखूंगी कि अगर 3 मोल सी था तो मुझे 4 मोल डी मिल गया था. नाउ आई एम हैविंग 8 मोल सी. So 8 mole will give me 32/3 mole of D, and the answer will be 10.67 mole of D. समझ में आ रहा है? हाँ मिस आ गया अभी. हाँ मैं समझ रहा. अभी आ गया. अभी एक लास्ट प्रॉब्लम ये सीरीज वाला देती हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करो. I'm writing this side.
तो अभी इसमें बस उल्टा पूछा है, प्रोडक्ट का अमाउंट दिया है और उससे आपको रिएक्टेंट का अमाउंट मैंने पूछा है। इस प्रॉब्लम में मैंने ये दिया था, ये पूछा था। इस प्रॉब्लम में मैंने ये दिया है और ये पूछा। करना वैसे ही है। मैम 0.83 मोल आया। कितना मोल आ रहा है? 0.83। 0.83 5/6, राइट? हाँ मैम। बस करेक्ट। मिस 5/6। हाँ परफेक्ट बेटा, 5/6 परफेक्ट आंसर। सबको आ गया? यस मैम 5/6। मैं दिखा रही हूँ। तो हमारे पास 1 मोल जी है। यस मैम। 1 मोल जी कितने मोल ई से मिलेगा? 5 मोल ई से मिलेगा, राइट? तो टू गेट 1 मोल जी, we need 5 moles E as per the last step stoichiometry. अभी 5 मोल E है तो वो कितने मोल C से मिलेगा? Since 3 mole of E we get from 1 mole C, therefore 5 mole E we will get by 5/3 moles of C. तो C के मोल इधर 5/3 मोल्स है, मतलब इधर प्रोड्यूस भी 5/3 मोल्स ही हो रहे हैं। To produce 5/3 moles of C, how much is required? So I will write since 2 mole of C is produced by 1 mole of A, so therefore 5/3 mole of C will be produced by 5/6 moles of A, and that is the answer. समझ में आ रहा है सबको? मैम बी और डी का क्या रोल था यहाँ पे? कोई रूल नहीं, कनेक्शन में कोई रूल नहीं है। तो जो कनेक्ट हो रहा है वही आपको लेना है। अच्छा। तो बी और डी है, ओके, वो एक्सेस में है ऐसे कुछ। अच्छा। बट वो सीरीज में काम नहीं कर रहा है ना, वो सीरीज में नहीं है। हाँ। लिंक में नहीं बैठ रहे, मतलब पहले रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन की लिंक बी नहीं है, सी है, और दूसरे और तीसरे रिएक्शन की लिंक ई है। सो आई हैव टू कनेक्ट दैट डॉट। The other reagents are there, they are present as per whatever is required. ऐसे हम मान सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? हाँ मैम। तो अभी मैं क्या करूंगी, अगले लेक्चर में यही से सीरीज, मुझे याद दिलाओ कि मुझे सीरीज रिएक्शन से स्टार्ट करना है। सीरीज रिएक्शन को किसी और कंसेप्ट के साथ मिक्स करके
प्रॉब्लम्स करवाऊंगी। तो याद दिलाओ कि मैंने सीरीज रिएक्शन के 1-2 प्रॉब्लम किए थे और सीरीज के प्रॉब्लम करवाने, इतने बोल दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट वीक। होमवर्क करते रहना, बैकलॉग नहीं रखना। बाय एवरीवन। बोलो बेटा। तो लास्ट लाइन क्या लिखी आपने? 5/3 mole of C will give me 5/6 moles of A. अच्छा, थैंक यू मैम। Okay. यस मैम। Anybody has any doubts? Chalo, bye everybody. See you next week. Bye, ma'am.